लाल बुजक्कड़ का फैसला। एक और चित्र है दोस्तों। चंद्रसुख सेनापति का कुछ सिपाही लाल बुजक्कड़ के पास पहुंचे। श्रीमान लाल बुजक्कड़ जी हैं क्या? होंगे। क्यों, क्या निकटू कुछ काम धाम है क्या? आवाज़ सुनकर लाल बुजक्कड़ घर से बाहर आया। क्या बात है? हम लोग चंद्रपुर से आए हैं। आपकी ख्याति के बाद राजा साहब ने सुना है, इसलिए फैसला करने के लिए तुम्हें बुलाया है। लाल बुजक्कड़ ने घर से सीना तानते हुए बोला, मुझे फैसला करने के लिए बुलाया है? वाह, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को सारी बात बताकर आता हूँ। ठीक है, बताओ। वो लाल बुजक्कड़ अपनी पत्नी के पास गया। भगवान, चंद्रपुर के राजा ने मुझे फैसला करने के लिए बुलाया है। देखो, मेरी अकल का डंका दूर दूर तक बज गया है। आज मेरी ख्याति फैली जा रही है। मेरी अक्लमंदी की वजह से मुझे तुम महामूर्ख कह रही हो। तुम्हारे भेजे में यह बात कभी आएगी या नहीं? तुम्हारी अकल नहीं, महामूर्खता हो। और जिस फैसले के लिए चंद्रमुक्त राजा ही नहीं कर सके, वह तुम कैसे कर सकते हो? एक बार नहीं, 1000 बार कहूँगी, तुम्हारी किस्मत साथ देती है। किसी दिन तुम्हारी किस्मत साथ न दे तो तुम लोगों को कोई बहाना बता दो। और पत्नी की बात अनसुनी कर लाल बुजक्कड़ बाहर आ गया। सेनापति, चलने के लिए तैयार हूँ। हमारे महाराज आपके लिए यह घोड़ा भेजा है। और लाल बुजक्कड़ घोड़े पर सवार होकर सेनापति साहब के साथ चल पड़ा। सेनापति जी, आपको मालूम है कि किस किस्म का फैसला करना है। दरबार में चलकर महाराज आपको सारी बात बता देंगे। और चंद्रपुर के महाराज चंद्रमणि दरबार लगा हुआ था। दरबारी ओहदेदार और सेना अधिकारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। दरबार में सेनापति ने पहुंचकर महाराज को सूचित किया, महाराज की जय हो, आपकी आज्ञा से लाल बुजक्कड़ को अपने साथ ले आया हूँ। महाराज की जय हो, आपकी आज्ञा से लाल बुजक्कड़ दरबार में हाजिर है। आओ आओ लाल बुजक्कड़, हमने बहुत लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। लाल बुजक्कड़ ने आसन देकर महाराज ने बिठाया और उसकी आवभगत की। लाल बुजक्कड़ जी, यहाँ तक आने में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई? महाराज आपकी कृपा, आगे परेशानी कैसी? मैं तो आपका सेवक हूँ, क्या कीजिए। महाराज चंद्रमणि गंभीर हो गए। एक बहुत ही अहम फैसला करना है। मैं सोच रहा था, नहीं पा रहा कि किसके पक्ष में क्या फैसला करूं। महाराज आप मुझे पूरी बात बताइए। और लाल बुजक्कड़, यह फैसला मेरी अपनी बेटी के भाग्य का फैसला है, और किसी प्रकार की गलती हो गई तो मुझे ज़िंदगी भर पछताना होगा। महाराज आप पूरी बात बताइए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। महाराज चंद्रमणि संपूर्ण घटना विस्तार से बताने लगे। लाल बुजक्कड़ ध्यानपूर्वक सुनने लगा। रानी जानकी देवी और महाराज चंद्रमणि अपने शयन कक्ष में थे। महाराज, हमारे चंद्रमणि सयानी हो गई है, उसके लिए कोई योग्य वर तलाश न जाए। मैं चंद्रमणि से मिलकर उसकी पसंद का वर खोजने की कोशिश करूंगा। और प्रातःकाल मैंने चंद्रमुखी के उसके सखियों के साथ, सहेलियों के साथ बाग में आ रही थी। महाराज भी पहुँचे। चंद्रमणि बेटी, मेरे पास आओ, एक आवश्यक बात करनी है। आई महाराज। और चंद्रमणि बगीचे में बैठी कुर्सी पर बैठकर महाराज के सामने बैठी। मैंने तुम्हारी शादी के लिए फैसला कर लिया है, तुम अपनी पसंद के विषय में बताओ। महाराज, यह सब गुण संपन्न मेरा पति होना चाहिए। महाराज ने दरबार में मंत्रियों को मंत्रणा की। पैगाम आसपास के राज्य में भेजे। बहुत अच्छा महाराज। और महाराज के ऐलान में आसपास के राज्य को ऐलान सुनने के बाद ऐलान सुनने के लिए भीड़ जमा होने लगी। सुनो,
सभी लोग गौर से सुनो। महाराज चंद्रमणि की बेटी सर्वगुण संपन्न युवक जिससे शादी करना चाहती है। शादी के इच्छुक कोई युवक अपने गुणों का इम्तिहान देने के लिए राज दरबार में पहुंचे। आज्ञा महाराज चंद्रमणि। और चंद्रमुखी के रूप का चर्चा सुनकर दूर दूर फैली थी। युवक सिर्फ एक बार देखने के लिए चंद्रमुख के पास पहुंचने लगी। मैं कितना सौभाग्यशाली होऊंगा अगर मेरे साथ चंद्रमुखी का ब्याह हो जाए तो। और चंद्रमुखी शादी की इच्छा लेकर दूर दूर दराज के राजकुमार आदि भी चंद्रपुर आने लगे। और महाराज चंद्रमुखी ने महामंत्री और सेनापतियों ने सबका स्वागत करते और अतिथि महल में ठहराते। आप लोग आराम करें, किसी की आवश्यकता दास दासियों की सूचित कर दें और सवेरे थकान मिट जाए तो सूचित कर दिया जाएगा। आपका इम्तिहान राजकुमारी चंद्रमुखी लेगी। यहाँ एक पूरा मुकम्मल इंतजाम है। हर चीज़ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी सूचित कर देंगे। और अगले दिन युवराज नवयुवक चंद्रमुखी के सामने थे। आप सभी लोग मुझसे शादी की इच्छा लेकर आए हैं, लेकिन आप सभी से मैं शादी नहीं कर सकती। किसी एक व्यक्ति से ही शादी होगी। वह राजकुमार भी हो सकता है और कोई नवयुवक भी हो सकता है। आपकी किस प्रकार का इम्तिहान लेना चाहती हैं उसके बारे में बताइए। मैं अपने लिए किसी युवक को चुनूंगी जिसका गुण होने हों। वह ज़रूरी नहीं है कि वह राजकुमार हो। आधा राज्य मेरे पिताजी उसे दे देंगे। बताइए, आप लोग तैयार हैं इम्तिहान देने के लिए? यदि अपने गुणों का बखान कीजिए। राजकुमार जी, मेरा मेघा चीख चीख कर कह रहा है, देखिए क्या धड़क रहा है। राजकुमारी जी, आपके रूप की प्रशंसा सुनकर मैं आया हूँ। जिस प्रशंसा सुनी थी आप उससे भी बढ़कर है। यदि आप मुझे शादी कर लेंगे तो मैं अंतिम तक कर लूँगा। और नई बड़ी लोहार अपने गुणों की व्याख्यान करने लगे। आप लोग से पहले भी बहुत राजकुमार नवयुवक आए हैं, उन्हें इस प्रकार अपने प्रस्ताव रखे और फिर प्रस्ताव से मेरा समय बर्बाद कर रहे थे। राजकुमारी जी, मैं बड़ी हूँ। मैंने ये लकड़ी की शानदार महल बना सकता हूँ। ऐसा महल धरती पर कोई नहीं बना सकता। पानी में तैरता रहता है, नाव की जगह भी उसे घुमा जा सकता है। मैं लोहार हूँ, ऐसा कवच तैयार कर सकता हूँ कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और नवयुवक माली ने अपने गुणों का व्याख्यान किया। राजकुमारी जी, मैं माली हूँ। खूबसूरत सुगंधित बगिया, ताज़ा फूल लगा सकता हूँ। फूलों की खुशबू सुनकर चाहे उदास क्यों ना हो, आपका दिल बहल जाएगा। एक बुनकर ने अपनी योग्यता बता। महारानी जी, मैं आपके लिए ऐसी चांदी और सोने की से तमन्नों से साड़ी बना सकता हूँ। पूरे साड़ी में एक अंगूठी भी भीतर निकल सकती है, जिसे साड़ी को कोई नहीं बना सकता। एक राजमिस्त्री ने अपनी योग्यता बताई का व्याख्यान किया। राजकुमारी जी, मैं आपके लिए ऐसा शानदार महल बना सकता हूँ, उस रानी ने अनोखी करीब होगी और ऐसा महल कोई दूसरा नहीं बना सकता। एक वस्त्र विद्या की महारथी नवयुवक ने अपना बखान किया। महारानी जी, मैं हर प्रकार के शस्त्रों का ज्ञाता हूँ। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे गुणों की इम्तिहान लूँगी। और एक रथवान अपनी योग्यता का व्याख्यान करता है। राजकुमारी जी, मैं ऐसा रथ तैयार कर सकता हूँ जो पानी और पहाड़ों को बड़ी खूबी आसानी से चल सकता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी 3 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। मैं तुम्हारी गुण के प्रभावित हूँ।
इम्तिहान लूँगी। एक मांत्रिक ने अपनी योग्यता का व्याख्यान किया। राजकुमारी जी, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है कि मैं बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में बता सकता हूँ, जिस बारे में जानना चाहते हो। आपका पूरा हाल बता सकता हूँ, चाहे 1000 मील दूर हो। मैं तुम्हारी योग्यता से प्रभावित हूँ, तुम्हारा इम्तिहान लूँगी। और महाराज चंद्रमुखी ने महामंत्री, सेनापति और राजकुमारी के सामने तीनों नवयुवकों को पेश किया। राजकुमारी ने उन्हें योग्यता परख के बारे में बताया। महाराज, इन सभी ने मुझे 3 योग्य अनुसार पसंद आए हैं, इनकी परीक्षा लें। और अमर सिंह ने अपना इम्तिहान दो। जिस प्रकार तुम रथ बनाने और सैन्य का ऐलान किया है, उसमें हम भी लोग भी घूमेंगे। बहुत अच्छा महाराज, आज की बात मैं को रथ तैयार कर लूँगा, कल आपके साथ उस पर घुमाऊँगा। और अमर सिंह ने वह रथ रात को भर में तैयार कर डाला और प्रातः रथ में लेकर लोग सवार हो गए। और तुम्हारा रथ बड़ा शानदार है, पहाड़ों के ऊपर की सैर कराओ तो समझ लेंगे तुम सचमुच योगी हो। और रथ को आप लोग कस कर पकड़ लीजिए और वायु वेग से दौड़ेगा। और वह रथ वायु वेग से दौड़ता हुआ पहाड़ के ऊपर जा पहुंचा। वाह, सचमुच तुम्हारे रथ की रफ्तार बहुत तेज है। पलक झपकते ही पहाड़ पर आ गई। सचमुच कमाल का रथ है। और उसी समय एक राक्षस दौड़ता हुआ रथ के निकट आया और भयानक गर्जना करता हुआ लोगों पर भयभीत कर दिया। और राक्षस राजकुमारी को साथ लेकर गायब हो गया। अरे राजकुमारी, राक्षस कहाँ ले गया? ओह, मेरी बेटी बगैर बेटी के किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। आज तक बेटी का मुंह देखे आज तक मैं बेटी का मुंह देख कर जिंदा हूँ। और रथ पर मांत्रिक भी सवार था। उसने महाराज से सामने निवेदन किया, महाराज आप चिंता न करें, मैं अपनी मांत्रिक शक्तियों द्वारा राजकुमारी का पता लगा सकता हूँ। जल्दी पता लगाओ, तुम्हारा यह उपहार कभी नहीं भूलूंगा। और मांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर महाशक्ति ध्यान लगाया। कुछ देर बाद में आंखें खोली। महाराज इस पहाड़ी की चोटी पर दूसरी और राक्षस कुमारी को ले गया है और इस समय 1000 फुट गहरी खाई में है। ओह, वह गहरी खाई में है। क्या मेरी बेटी के पास पहुंचना जा सकता है? मैं अपनी बेटी को किस प्रकार जिंदा रखूंगा? और अमर सिंह ने महाराज को चंद्रमणि से प्रार्थना की, महाराज मेरे साथ रथ पर स्थगित पर आप भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आप यहाँ पहुँचे थे। अमर सिंह, चंद्रमुखी का वियोग में बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। जल्दी ही रथ तुम गहरी खाई में पहुँचाओ। और मांत्रिक कंवरसेन अपने मंत्र शक्ति से रथ का रास्ता बताता चला जा रहा था। अमर सिंह रास्ते पर वायु वेग से रथ बढ़ाता चला जा रहा था। रथ घाटी में पहुंचा और सामने गुफा में अपनी बेटी को राक्षस द्वारा पर है। सेनापति, राक्षस को मारकर मेरी बेटी को ले आओ। बहुत अच्छा है। और सेनापति राक्षस को मारने के लिए दोनों के बीच भयंकर मुकाबला होने लगा। और राक्षस ने सेनापति को बुरी तरह घायल कर दिया और किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। महाराज, उस राक्षस ने लड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है। आपकी आज्ञा है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ओह, मेरी बेटी राक्षस के चुंगल में कैसे आज़ाद होगी? आए, अब मैं बेटी से नहीं मिलूँगा। और विजय सिंह ने चंद्रमणि के सामने आ गया। महाराज, आप चिंता न करें। मैं शस्त्र विद्या का महारथी हूँ। जिस भी शस्त्र से राक्षस मुझसे लड़ेगा वह परास्त कर दूंगा। विजय सिंह, तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जल्दी ही मेरी बेटी को मुझे लाओ। और राक्षस विजय सिंह पर जबरदस्त मुकाबला हुआ। राक्षस अपनी गंडासे से को चमकाता हुआ मुकाबला में आया। विजय सिंह अपनी तलवार निकाली, अपनी जान बचा
कर भाग जाओ, राजकुमारी को मैं अपनी रानी बनाऊंगा। मेरा मुकाबला तुम नहीं 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते। हा हा हा। तुम चाहे जिस प्रकार भी अस्त्र ले लो, से मुकाबले में आओ, लेकिन मुझे असफलता सफलता ही मिलेगी। और राक्षस और विजय सेन जबरदस्त मुकाबला हुआ और विजय सेन ने राक्षस का खुरपा तलवार से उड़ा दिया और सीने में तलवार घुसेड़ दी। आहा, बचाओ। और गुफा में प्रविष्ट हुए। राजकुमारी जी, हमने उस राक्षस राजकुमारी जी, उससे डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत बाहर आइए, हमने राक्षस को मार डाला है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमारी चंद्रमुखी गुफा से बाहर आई। वह अपने पिता से सीने से लग गई। पिताजी, मैं सुख का देखकर मेरी जान में जान वाप आई है। पिताजी, अगर आप कौरसेन से अपनी विद्या का शानदार प्रदर्शन किया, मैं सभी लोगों की आभारी हूँ। तीनों अपने अपने फन में एक से बढ़कर एक है। और अमर सिंह ने अब हम लोग को हमारे राज्य पहुंचाओ। और अमर सिंह ने वायु रथ दौड़ाया और चंद्रसेन को महल में ले आया। आओ बेटी, महामंत्री जी, लोगों और मेहमानों को ले जाओ। जी, बहुत अच्छा महाराज। और महामंत्री ने लाल बुजक्कड़ को संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। उन तीनों उम्मीदवारों को अपने फन में माहिर है। राजकुमारी और मैंने दरबारियों ने फैसला कर नहीं पा रहे कि किसके शादी के लिए चुना जाए। यदि अमर न होता तो राजकुमारी कभी न पहुंच पाती। यदि कंवर सेन की मंत्र शक्ति से राजकुमारी का पता न लगाता तो विजय सेन न लड़ता तो राजकुमारी न मिलती। महाराज, अमर सेन व कंवर सेन फन के माहिर है, लेकिन राक्षस ने किसी भी तरह राजकुमारी को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए विजय सिंह राजकुमारी के योग्य है। और राजकुमारी चंद्रमुखी विजय सिंह वीरता पर मोहित हो गई थी, लेकिन असम स्थिति थी कि लाल बुजक्कड़ के फैसले में वह खुश हुई और सभी दरबारियों ने फैसले की वाह वाह कर उठे। लाल बुजक्कड़ वाह वाह जिंदाबाद। और लाल बुजक्कड़ शादी के बाद काफ़ी दिन तक चंद्रमणि लाल बुजक्कड़ को रोके रखा, फिर काफ़ी धन दौलत देकर विदा किया। दोबारा आना लाल बुजक्कड़ जी। अच्छा महाराज। समाप्त दोस्तों। लाल बुजक्कड़ और चालाक नाई। बाजार में एक स्थान पर भीड़ लगी हुई थी। सभी दुकान नाई का बकरा खोल कर सामने देख रहे थे। फल वाला अपने प्यारे बकरे को आते जाते बेकाबी से देख रहा था और आगे आंसू निकल पड़े। और फल वाला चीख मारकर बोले जा रहा था, सुबक सुबक सुबक। लाल बुजक्कड़ शाम होते हुए घूमने निकला। ओह, शाम को घूमने में कितना मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवाएं आदमी को जवान बना देती है। और रोना बंद करो, वो देखो लाल बुजक्कड़ जी आ रहे हैं, सहायता मांगो, तुम्हारी कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझा देंगे। और फल वाला लाल बुजक्कड़ की ओर दौड़ा आया। लाल बुजक्कड़, लगता है मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। लाल बुजक्कड़ रुक कर घूम कर देखा, यह मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। और फल वाला लाल बुजक्कड़ के पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। फल वाला बिंदु लाल बुजक्कड़ के पैरों में पकड़ लिया कर उठाया। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ किस प्रकार की सहायता चाहते हो। मेरा बकरा कल्लू नाई जबरदस्ती ले जा रहा है, मुझे पूरी बात बताओ। और बिंदु फल वाले ने लाल बुजक्कड़ को पूरी बताई बात। कल्लू नाई की फल वाले की दुकान पर पहुंचा। बिल्लू का बकरा बड़ा ही शानदार है, इसे हड़पने का तरीका सोचना चाहिए।
और कल्लू नाई के मस्तिष्क में एक तरकीब आई। आह, क्या तरकीब आई है! क्यों ना कल्लू नाई को ही मा यूँ ही नहीं मानते। अरे बिंदु केले भाई, बिंदु बुद्धू, केले क्या भाव? 1 रुपये के 4 केले। 4 केले दे दो, और यह लो पैसे। ये लो 4 केले। और कल्लू ने बिल खाते ही लगा, ये केले मज़ेदार हैं, खाने में मज़ा आ गया। और कल्लू ने बकरे की रस्सी खोलने लगा। अरे यह क्या कर रहे हो कल्लू? बकरे को क्यों खोल रहे हो? यह बकरा मेरा है, तुम क्यों खोल रहे हो? मैंने पैसे खर्च किए करके केले खरीदे थे। इसको खाने के बाद मैं सोचा था कि केले छिलके से जाकर अपनी भैंस को खिलाऊंगा, लेकिन इस बकरे इसे खा लिया है। केले के छिलके को बदले मेरा बकरा ले जा रहा हूँ, और मैं इस बकरे से अपने छिलके वसूल करूँगा, और मेरा माल मुफ्त में नहीं खानी था। भैया देखो, कल्लू ने मुझे ठगा है। शहर के कोतवाल और राज्य के महामंत्री ही दुकान की दाढ़ी बनवाते हैं, और मुझे कहकर जेल में डलवा दूंगा। और कल्लू बकरा खोल कर ले चला। कोई इसे ठग को मुझे बचाओ, मेरा बकरा मुझे वापस दिलाओ। आखिर क्या बात हुई, हम लोग को भी पता चले। और नंदू ने रो रो कर सारा किस्सा कह सुनाया, और धमकी भी सुना दी। ओह, कल्लू सच कह रहा है, उसकी पहुंच ऊपर तक है। जेल जाने से अच्छा है बकरे को ही धो जाओ। मियाँ पैसे जोड़ कर ईद के लिए बकरा लिया था, अब मेरे घर में ईद कैसे बनेगी? मियाँ, जब बकरा चला गया तो संतोष करना ही पड़ेगा। इधर से आप जाते हुए दिखाई दिए तो सभी लोगों ने सलाह देकर आप गरीब हमदर्द हमेशा सहायता करते हैं। तुम चिंता मत करो नंदू, तुम्हारा बकरा वापस दिला कर दूंगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और लाल बुजकड़ ने सोच में नंदू की योजना समझाई। मेरी बात समझ गए ना? हाँ समझ गया, आपकी योजना किसी को नहीं बताऊंगा। और अगले दिन नंदू नाई की दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों से भरी थी। मैं अपनी एक साथी की कटिंग करवाना चाहता हूँ, कितने पैसे? 2 रुपये लगेंगे, 1 पैसा कम नहीं। ठीक है, मेरी कटिंग करो, बाद में मेरे साथी की कटिंग करना। ठीक है, कुर्सी बैठ जाओ। और कल्लू ने कटिंग करने लगा। मेरी कटिंग करने का जवाब नहीं, मंत्री जी भी मेरी तारीफ करते हैं। और तुम्हारी कटिंग हो गई है, अब अपना साथी को बुलाओ। 1 मिनट रुको, अभी हाजिर करता हूँ। और नंदू ने गधे के गले में रस्सी पड़ी हुई थी और खींचता हुआ आखिर ले आया। अरे यह क्या दुकान है, कोई गधा क्यों ला रहे हो? यह मेरा साथी है। मैं गधे की कटिंग नहीं करूँगा, पूरे राज्य का नामी दुकानदार हूँ। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथी की कटिंग करोगे, अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। राज दरबार में चलो, इस बात का फैसला होगा। और नंदू अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, चलो। ठीक है चलो, उल्टे वहाँ तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। राजा साहब जो न्याय करेंगे वह मुझे मंजूर होगा। और इस दिलचस्प झगड़े ने फैसला सुनने के लिए बहुत से लोग दरबार की ओर चल पड़े। देखते हैं हमारे राजा साहब कैसा फैसला करते हैं। वो राजा के
का दरबार लगा हुआ था। महामंत्री और उसके अधिकारी दरबार में उपस्थित थे। दोनों फरियादी को पेश किया गया। महाराज की जय हो। गरीब के साथ न्याय हो। महाराज मेरे साथ भी पूरा न्याय हो। सबको न्याय मिलेगा। अपनी अपनी फरियाद सुनाओ। कल्लू नाई ने अपनी फरियाद सुनाई। महाराज आप न्याय कीजिए। आदमी की कटिंग दाढ़ी बनाता हूँ, गधे की कटिंग कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, अब मैं बंधु की बात सुनाऊँ। बंधु ने अपनी फरियाद सुनाई। इसने वादा किया था कि मेरी और मेरे साथी की कटिंग 2 रुपये में करेगा। अब यह इनकार कर रहा है। गवाह मौजूद हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। महाराज राजा साहब समझ में सब कुछ नहीं आ गया था। बंधु अपना फैसला तुम्हारे विपक्ष में सुना रहे हैं। नाई की दुकान में सिर्फ आदमी की कटिंग होती है। तुम्हें बुद्धिमान फल वाले हो। रोज़ाना ही तुम्हारा वास्ता भले आदमियों से पड़ता है। गधे की कटिंग तुम्हारा क्या उद्देश्य है? महाराज की जय हो। आपने मुझे पूरे न्याय की आशा आपसे मुझे पूरे न्याय की आशा थी। कल्लू नाई ने हमारी दुकान से केले लिए थे और उसका छिलका नीचे फेंक दिया, तो मेरे बकरे ने उन छिलकों को खा लिया और उसकी एवज में मेरा बकरा ले जाना कहाँ का न्याय है? सब ने पहले यह बताओ, गधे की कटिंग की सलाह किसने दी? किसी ने जोरदार तरकीब सुझाई। महाराज मुझे यह सलाह लाल बुजक्कड़ ने दी थी। मेरे साथी दुकानदारों ने कहा कि गरीब आदमियों की मददगार लाल बुजक्कड़ करता है। मेरी उसने मदद की और यह रास्ता सुझाया। लाल बुजक्कड़ की बुद्धिमानी की जितना तारीफ की जाए कम है। लाल बुजक्कड़ तूने बुद्धि से बकरा वापस करो और जुर्माना में 25 रुपये दो। भविष्य में इस प्रकार ठगी करोगे तो का विचार न किया जाए। महाराज की जय हो। लाल बुजक्कड़ की जय हो। पूरा दरबार मुझे पूरा न्याय मिला और दरबार की कार्रवाई समाप्त हुई। लाल बुजक्कड़ नाई अपने लालच में अफसोस करने लगा। मेरे मन में लालच ना आता तो मुझे 25 रुपये का दंड न देना पड़ता। लालच कभी नहीं करूँगा। और लाल बुजक्कड़ महल से बाहर बिंदु को मिल गया और बिंदु ने उसे उठा लिया। गरीबों का मसीहा लाल बुजक्कड़ जिंदाबाद। लाल बुजक्कड़ ने खीर खाई। लाल बुजक्कड़ श्याम मिल गए काफ़ी दिन हो गए थे। न जाने किस हाल में होगा। शेख चिल्ली नाम मुझे रोज़ रोज़ खबर लेनी चाहिए। लाल बुजक्कड़ ने चलते चलते रात हो गई। रात को जंगली जानवरों का खतरा है। मुझे किसी पेड़ पर चढ़कर रात काटनी चाहिए। और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यह पेड़ ठीक रहेगा, खूब घना है, इसकी जंगल जानवर को देख न सकेंगे। और 1 घंटे बाद 4 चोर उसी पेड़ के नीचे आ। सरदार आपने साथियों की योजना सुनाई। साथियों, लाला मनसाराम को आज अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। घर में सिर्फ उसकी माँ और बेटी शानवी है। उसकी शादी के लिए गहने और रकम इकट्ठा कर रखी है। उस चोर ने सरदार ने प्रस्ताव पर सब विचार किया। हम लोग बड़ी आसानी से मनसाराम को लूट सकते हैं और मुखबिर ने हमें सूचना दी है कि तुम लोग क्या राय है? और लाल बुजक्कड़ को जंगली जानवर का डर से नींद नहीं आ रही थी। इसी विचारों में चारों की बातचीत सुन रहा था। ओह मुझे छींक आ रही है। भगवान थोड़ी देर और रुक जाऊं। और लाल बुजक्कड़ की प्रार्थना भगवान ने उसे छींक आ गई और छींक की आवाज़ चारों ओर सरदार को सुनाई दी।
तभी उसने ऊपर देखने लगा। सरदार, निश्चित ही रूप से कोई ऊपर है। हम लोगों को योजना सुन ली और उन लोगों के गांव वाले को सूचना दे सकता है। तुम ठीक कहते हो कालू। इस पेड़ के ऊपर जो कोई है नीचे आ जाओ, नहीं तो गोली में चला दूंगा। और लाल बुजक्कड़ बुरी तरह भयभीत हो गया। मैं नीचे आ रहा हूँ, गोली मत चलाना। और लाल बुजक्कड़ पेड़ से नीचे उतरने लगा। हे भगवान, आज तू जल्लाद, तू बल्लाई को टाल तू। और लाल बुजक्कड़ नीचे पहुंचा। वह बुरी तरह काँप रहा था। कौन हो तुम? इस पेड़ पर चढ़े हुए क्या कर रहे थे? मैं लाल बुजक्कड़ हूँ और शेखचिल्ली से मिलने जा रहा था। रात हो गई थी इसलिए पेड़ पर चढ़ गया। वो चारों ने अपने सरदार साथी को विचार में करने लगे। बोलो साथियों, लाल बुजक्कड़ का क्या किया जाए? सरदार, लाल बुजक्कड़ को हम लोग छोड़ नहीं दिया तो यह हम लोग को फंस सकते हैं। कल्लू ठीक कह रहा है सरदार, लाल बुजक्कड़ को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मेरी तो यही समझ में आ रहा है कि लाल बुजक्कड़ को भी अपने साथ रखना चाहिए। जब चोरी कर ले तो छोड़ दिया जाए, यही ठीक रहेगा। लाल बुजक्कड़ को पूरी तरह निश्चित रहेंगे। मेरी भी यही मंशा है। लाल बुजक्कड़, हम लोग किसी प्रकार सलावा नहीं उठाना चाहते, इसलिए तुम हमारे साथ रहना होगा। मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए मैं कसम खा कर कहता हूँ कि नहीं लाल बुजक्कड़, हमारे साथी ने जो निर्णय ले लिया है वो ले लिया है। अब यदि तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे मरना नहीं है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है। सेठ के यहाँ बहुत माल है, जो चाहे खा लेना, लेकिन भागने की कोशिश न करना। मैं आपको हुक्म का पालन करूँगा। और लाल बुजक्कड़ सभी चोरों के साथ चल दिया। अरे भगवान, तूने कैसी बुरी तरह फंसा दिया है, मेरी रक्षा करना। और चारों चोर मनसाराम के घर के सामने पहुंचे। पूरा गांव नींद में आगोश में है। हम लोग बड़ी आसानी से सेठ गंगा मनसाराम को लूट सकते हैं। एक आदमी हवेली में भीतर पहुंचकर दरवाज़ा खोले दो। सरदार के साथी अंदर प्रविष्ट हो गए। और लाल बुजक्कड़ का ध्यान रखे, भागने की कोशिश न करे। बहुत अच्छा सरदार। और लाल बुजक्कड़ को पेट की भूख मिटाने के लिए रसोई की ओर बढ़ गया। चूल्हे पर गर्मा गर्म दूध चढ़ा है, ऐसी खीर बनाकर खाई जाए, मज़ा आ जाएगा। और लाल बुजक्कड़ ने चावल ढूंढ कर दूध में डाल दिए और जल्दी बन जा जल खीर। बहुत दिनों बाद खीर खाई। और लाल बुजक्कड़ के कानों के पास कमरे में कुछ आवाज़ें आई। लगता है कमरे में कोई बुला रहा है, चलूँ देखता हूँ। और लाल बुजक्कड़ पास वाले कमरे में पहुंचा तो सेठानी नींद में डूबी। अपने नींद में हड़बड़ाने की बीमारी थी। ओह, यह जाने क्या कह रही है। और दरवाजे पर खड़ा हुआ लाल बुजक्कड़, सेठानी को खीर की महक मिल गई है, इसलिए चोरों से डर के वह उठ नहीं रही। लगता है धीरे धीरे खीर मांग रही है। खीर चीज़ ऐसी है, मांग कर खाते हैं, चिंता करो सेठानी, मुझे खीर खिलाओ, फुस फुस फुस। और लाल बुजक्कड़ ने खीर बनाने में व्यस्त रहा। कुछ देर बाद सेठानी पुनः बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। सेठानी, बस खीर पकने वाली है, आपके लिए लाता हूँ। वो लाल बुजक्कड़ की आवाज़ सुनकर चारों का सरदार रसोई में आया। क्या बात है, तुम बोल क्या रहे हो? यदि आवाज़ मुंह से निकाली तो जान से ख़त्म कर दूंगा। ओह, गलती हो गई। और खीर उबाल आ रहा था। ओह, बुजक्कड़ अस्पष्ट आवाज़ में सेठानी को सुनाई दी। लगता है सेठानी खीर मांग रही है और सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, इसी चमचे में उठा लेता हूँ। और सेठानी
करवट बदली और हाथ चारपाई से बाहर निकाल दिया और लाल बुजक्कड़ ने चमटे की खीर उठाकर, ओह सेठानी, हाथ में खीर मांग रही है। और लाल बुजक्कड़ ने गरम गरम खीर सेठानी के हाथ पे रख डाली और जल्दी ही रंग लेना नीचे गिर गई और फुस 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 और गर्मा गर्म खीर हाथ में पड़ते ही सेठानी पूरी तरह चीख मारने लगी। खीर बम फट गया। ओह हाय मार डाला, हाय बचाओ, हाय जल गई। और सेठानी की चीख सुनकर चोर दरवाजे की ओर लपके, भागो। और आसपास के लोग मनसाराम के वहाँ आ गए और इकट्ठा होने लगे। क्या हुआ? क्या सेठ के यहाँ चोर घुसे हैं? और पड़ोसी ने लाल बुजक्कड़ को पकड़ लिया। चोर चोर, मैं चोर नहीं हूँ, आप लोग मेरी बात सुनो। चोर नहीं हो तो सेठानी मनसाराम के घर क्यों घुसे हो? सच बताओ, तुम लोगों को बगल में कर भूसा भर देंगे। हाँ बता रहा हूँ, पूरी बात सुनो फिर फैसला करना। लाल बुजक्कड़ ने अपने चेले शेख चिल्ली के मिलने की लिए सारी दास्तां सुनाई। यह आप लोग फैसला करें, मैंने चोर के साथ था या बेकसूर हूँ। सेठानी जी, गर्मा गर्म खीर शरीर से आपका हाथ जल गया था क्या? हाँ, हाथ, मेरे हाथ पर गर्मा गर्म खीर इसी ने डाल दी थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। लाल बुजक्कड़ की वजह से आपका सारा माल बच गया। चोर सारा माल छोड़कर भाग गई। आपको लाल बुजक्कड़ का उपकार मानना चाहिए। और प्रातः सेठ मनसाराम जी आए और उनके पड़ोसी ने पूरी दास्तां सुनाई। लाल बुजक्कड़ जी, मैं आपका आभारी हूँ। यदि आपने सारा माल चोरी हो जाता तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करता? किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहता। यह सब भगवान की कृपा है। सेठ जी ने अगले दिन मेवा डालकर खीर बनाकर लाल बुजक्कड़ को खिलाई। साथ में बहुत सारा माल बच जाने की खुशी में इनाम दिया। राम राम सेठ जी। लाल बुजक्कड़ और चोर पकड़ा गया। छात्रावास का वार्डन के पास रमेश और दो साथी पहुंचे। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार, क्या बात है? रमेश की आंखों में आंसू थे। क्या बात है रमेश, तुम रो क्यों रहे हो? सर, मेरे कमरे में चोरी हो गई है। कल मेरे मनी ऑर्डर आया था, पूरे महीने का खर्च पिताजी ने भेजा था। और छात्रावास में रमेश के कमरे में थे और चारपाई के नीचे संदूक निकाल कर दिखाई। यह देखिए, रात को खाने के मेस में खाना गया था तो फीस जमा करानी थी। संदूक खोल कर देखा तो 1 भी रुपया नहीं था। कहीं तुम्हारे साथी ने चोरी तो नहीं की? कमल का चेहरा रुआंसा हो गया। सर, रमेश का साथ मैं कई माह से रह रहा हूँ, 1 पैसा गायब नहीं हुआ। मैं अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मेरी तलाशी ले सकती है। बताओ रमेश, कमल के बारे में तुम्हारा क्या कहते हो? सर, मैंने कमल की तलाशी ले ली है। वैसे मैंने कमल के ऊपर पूरा विश्वास है। कमल अपनी तलाशी दो। और कमल ने तलाशी वार्डन को दे दी। एक एक चीज़ अच्छी तरह देखी। और कमल, चोरी में तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हें होटल से, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैंने रमेश के पैसे नहीं चुराए। रमेश, छात्रावास में रहने वाले सभी लड़कों को पूछताछ करूँगा। चोर का पता लगाने पर पूरी कोशिश करूँगा। सर, मैं फीस किस तरह जमा करूँगा, खाते में पैसे कहाँ से दूँगा? रमेश, मैं चोर का पता लगाने की कोशिश करूँगा। तुम्हें अपने घर चिट्ठी लिख कर दो। सर, मेरे पिताजी बहुत गरीब आदमी हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, अपना पेट काट कर वे मुझे पढ़ा रहे हैं। छात्रावास का गार्डन रमेश को सतावना दी। मैं तुम्हारे बारे में प्रधानाचार्य से बात करूंगा, हो सकता है चोरी पकड़ा जाए। और शाम को सभी लड़कों को वार्डन छात्रावास में इकट्ठा किया। कल रात रमेश के मेस में भोजन करने गया था। किसी ने उसके संदूक से ताला खोलकर चोरी कर ली।
जिसने भी चोरी की है यदि वो सच सच बता देगा तो माफ़ कर दिया जाएगा। यदि किसी ने चोर का पता लगा तो छात्रावास से, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सर, हम लोग सौगंध खाने के लिए तैयार चोरी नहीं की। आप सभी लड़कों की तलाशी ले सकते हैं। और वार्डन ने सभी को अपने ढंग से पूछताछ की, लेकिन पता नहीं चला। मैं एक पहुँचे हुए महात्मा से पूछता हूँ जिसकी बता सकते हैं। खैर नहीं, आप हम लोगों पर यकीन करें। और 2 दिन बाद एक कमरे में भीड़ लगी थी। क्या हुआ? यह भीड़ कैसी है? अंदर कौन है? पता नहीं, रोने की आवाज़ आ रही है। और छात्रावास भीड़ वाले कमरे के सामने। सर, लगता है खाने के लिए। मैं खाना खाने गया था, लौट कर देखा तो संदूक का कुंडा टूटा पड़ा था। आज मेरा मनी ऑर्डर आया। सुबह सुबह तुम्हें किसी पर शक है पंकज? बगैर देखे किसी पर क्या शक करूंगा? सभी मेरे दोस्त हैं। वार्डन ने उपस्थित लड़कों से पूछा, किसी के पंकज के कमरे में घुसते देखा? नहीं नहीं, हम लोग साथ साथ खाना खा रहे चले गए थे। वार्डन सभी लड़कों को बुलाता है, लाइन में खड़ा कर देता है। अब क्या वक्त? सच सच बता दो, जिसने चोरी की है माफ़ कर दिया जाएगा। यदि सभी लड़के के सामने बताने में शर्म हिचक है तो एकांत में बता दो। और प्रत्येक लड़की के हाथ पर 5-5 वैद खाने पड़े। न जाने किसने चोरी की है और सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। चोर लड़कों को भगवान पूरी परीक्षा में फेल कर देगा। और सप्ताह बाद नरेश के कमरे में चोरी हो गई। वह घोड़े मार कर सो रहा था। न जाने कौन सा कमीना लड़का है। आज फिर चोरी हो गई। और सूचना मिलते ही वार्डन वहां आ गए। चोरी किस प्रकार हुई? रात को खाने के बाद मैं अपने कमरे में बक्से पर कुंदा लगाया और वार्डन ने लड़कों की पूछताछ की। सभी लड़कों को सजा दी गई। सर, मैं बेकसूर हूँ। मुझे सब लोगों को मिलकर चोर का पता लगाओ, नहीं तो इस प्रकार लड़कों को सजा मिलेगी। और रोज छात्रावास में वार्डन के पास पहुंचे। सर, मेरे कमरे में चोरी हो गई। ओह, चोरियां की वजह सिर दर्द हो गया है। इतने लड़कों की चोरियां हुई, एक बार भी चोर पकड़ा नहीं गया। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार चोर को पकड़ूं। प्रधानाचार्य छात्रावास को वार्डन को बुलाया। नमस्कार श्रीमान। आइए पंडित जी दयाराम शंकर। पिछले माह से लड़कों के पैसे चोरी हो जाने की सूचना मिल रही है। मैं स्वयं हैरान हूँ कि हर संभव कोशिश कर डाली, लेकिन चोर बहुत होशियार है, अपना काम करता है। ये इस तरह हमारा स्कोर बदनाम हो जाएगा। आप पूरी कोशिश कीजिए। और प्रधानाचार्य जी की डांट सुनकर वार्डन छात्रावास में पहुंचा। और राम सिंह, हम लड़कों को सूचित किया जाता है कि याद किया है। अच्छा सर साहब। और चपड़ासी राम सिंह ने लड़कों की कक्षा में जाकर वार्डन का संदेश सुनाया। सभी लड़कों को वार्निंग है, सब मैदान में इकट्ठा होने को कहा है। लगता है चोरी के मेज में कोई नई सजा सुनाई जाएगी। और सभी लड़के मैदान में इकट्ठे हो गए। प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाकर चोरी का पता लगाने की तकसीद दी है। चोर को पकड़ जाने पर हमारे स्कूल की बेइज्जती हो रही है। आप सभी मिलकर चोर को किस प्रकार पकड़ जा सकता है? सर, बारी बारी सब लोग पहरा देंगे। अनेक तरकीबें आजमा कर देखी गई, लेकिन चोर पकड़ा नहीं गया। और यदि आप इजाज़त दें तो चोर को पकड़ने के लिए तरकीब लाल बुजक्कड़ से पूछी जाए। लाल बुजक्कड़ के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या वह सातिर चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा? श्रीमान लाल बुजक्कड़ को यंत्र विद्या आती है, वह इसलिए निश्चित ही वह पकड़ लेंगे। ठीक है, उन्हें बुलाओ, तरकीब पूछी जाए। जी श्रीमान। और लड़कों के आगरा पर लाल बुजक्कड़ स्कूल वार्डन के आकर मिले। वार्डन ने चोरी की दिन हुई घटनाओं के बारे में बताया और बहुत देर तक लाल बुजक्कड़ सोते रहे। श्रीमान, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। चोर को पकड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है कि वह स्वयं अपने आप स्वीकार करेगा कि मैं चोर हूँ। कमाल की ऐसी क्या तरकीब है?
चोर खुद कहेगा। लाल बुजक्कड़ ने के पूछने पर भी नहीं बताया कि एक दिन लड़के के घर से पैसे आए थे और अंधेरा हो गया था और लड़के मैस में खाना खाने गए थे। मेरा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। और बल्लू चोरी के ख्याल से निर्मल के कमरे में पहुंचा, संदूक के भीतर पैसे वाला डब्बा निकाला और उसमें पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो चीख पड़ा, आए मर गया डाला रे। और लाल बुजक्कड़ ने पैसे की जगह एक डंक वाला बिच्छू रख दिया था। लड़का लल्लू मल चीखता सुना तो सब इकट्ठा हो गए। वार्डन साहब, मैं चोर हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर, लल्लू राम का चेहरा काला काला कर गधे में बैठाकर घुमाया जाना चाहिए। और लल्लू राम का मुंह काला करके गधे में बैठकर जुलूस का निकाला गया। लाल बुजक्कड़ जिंदाबाद, लल्लू राम चोर मुर्दाबाद। समाप्त दोस्तों। कैसी लगी बता।